फिजिकल नेचर ऑफ मैटर टॉपिक है। एनसीईआरटी की बुक निकालो, फटाफट से हाईलाइट करते हुए भी चलेंगे। अब क्या है ये मैम, ये वाटर है एंड देन व्हाट इज दिस पिंक सॉल्यूशन, व्हाट इज दिस पिंक सॉल्यूशन, या ये पानी पिंक हुआ कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जी मैं बताऊंगी जो कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर भी होने वाली है, तो ध्यान से सुनना। स्टेट्स ऑफ मैटर, बेटा अब हमने पढ़नी है सारी स्टेट्स ऑफ मैटर, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की लाइंस हैं, फटाफट टेप लो या एनसीईआरटी में ही अंडरलाइन कर लो। ह्यूमिडिटी क्या होता है बेटा? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। हेलो एवरीवन, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बहुत इजी से टॉपिक को आप अंडर एस्टिमेट कर देते हो, यार ये तो आता है, ये तो आता है, और लास्ट मोमेंट पे उसका रिवीजन नहीं करते। जब आप रिवीजन नहीं करते बेटा, तो टॉपिक चाहे कितना भी इजी क्यों ना हो, एग्जाम में आप क्वेश्चन लिखते टाइम फंसोगे ही फंसोगे। सो वैसा ही एक चैप्टर, क्लास 9th का पहला चैप्टर आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये चैप्टर बेटा बहुत ईजी है, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन तो इससे भी आएंगे ना, और हमें आंसर हमेशा प्रेजेंटेबल मैनर में ही लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज की जो लाइन है उन पे एम्फसाइज करके पढ़ेंगे, एक्टिविटीज को देखेंगे और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। सो इसी के साथ जो पहला क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। तो मैटर होता क्या है? एनीथिंग that occupies space and have some mass is called as matter। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। एनसीईआरटी की लाइन है कि जिस भी चीज का कोई मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैटर बोलते हैं। तो यहां पे लाइन देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। मैटर इज डिफाइंड बाय एनीथिंग, मैटर इज डिफाइंड बाय एनीथिंग दैट possess mass and occupies space। okay, so everything in our surrounding is composed of matter including air, water, rocks and even ourselves। हम खुद भी बेटा मैटर है, ठीक है। ये स्टाइलस, ये बोर्ड, ये बर्गर, ये फूड और ये ह्यूमन सिलेंडर के अंदर भरी हुई गैस, आइस क्यूब्स, बुक्स, एवरीथिंग अराउंड यू इज मेड अप ऑफ द मैटर। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। बहुत सिंपल है, इतना समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर टॉपिक है। एनसीईआरटी की बुक निकालो, फटाफट से हाईलाइट करते हुए भी चलेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? यहाँ पे अगर आप बात करोगे मैटर की, तो मैटर किससे बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टिनी पार्टिकल्स। किससे बने होते हैं? बहुत टिनी पार्टिकल्स से बने होते हैं, इतने छोटे कि आप नेकेड आइज से तो छोड़ो, उसको देखने के लिए स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप्स लगते हैं, बहुत हाई रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप लगते हैं। सो यस, दीज आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी टिनी पार्टिकल्स, ठीक है, आपके इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड। सो दीज पार्टिकल्स आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन पार्टिकल्स को आप बोलते क्या हो बेटा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हो। मैम व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? सो लेट्स अंडरस्टैंड। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं मैटर के जो अपने खुद के बलबूते पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इनसे छोटा कुछ नहीं होता। आप जितना छोटा इमेजिन कर सकते हो, यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज द एटम। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अब इन्हीं एटम्स को मिलके क्या बना देते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। इन्हीं छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स, इन्हीं एटम्स को जोड़ के आप क्या बना देते हो बेटा? मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। मैम प्रूफ, साइंस तो हर चीज का प्रूफ मांगती है, इसको प्रूफ करने के लिए कौन सी एक्टिविटी है? सो यस बेटा, आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी देखेंगे आप, दिस वन। अब क्या है ये? मैम ये वाटर है एंड देन व्हाट इज दिस पिंक सॉल्यूशन, व्हाट इज दिस पिंक सॉल्यूशन, या ये पानी पिंक हुआ कैसे? इट इज ड्यू टू द पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, फॉर्मूला KMnO4। अब ये मैम पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है बेटा? इट्स अ पिगमेंटेड क्रिस्टल्स। ये क्या होता है बेटा? पिगमेंटेड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आपको पिंकिश या पर्पल कलर देते हैं। तो क्या करना है हमने? सबसे पहले एक बीकर लेना है, 100 ml ऑफ वाटर भरना है उसके अंदर। 100 ml ऑफ वाटर भरने के बाद उसमें कुछ क्रिस्टल, यानी कि 1 या 2 क्रिस्टल आपको टपका देना है, किसमें? उस वाटर में। वो जैसे ही क्रिस्टल जाएगा
पानी के अंदर क्या होने लगेगा, अपना कलर क्या होने लगेगा, उसको डिफ्यूज होने लगेगा, कलर क्या होने लगेगा, डिफ्यूज होने लगेगा, और ये पोटेशियम परमैंगनेट अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इसका जो कलर आएगा वो कैसा आएगा बेटा, पिंकिश। कैसा आएगा, पिंकिश। ओके, अब क्या करना है, नेक्स्ट बीकर लेना है, टेक द अनदर बीकर, उसमें फ्रेश वाटर अगेन लेना है आपको 100 ml, लेकिन प्रीवियस वाले से आपको क्या करना है, 10 ml एक्सट्रैक्ट आउट करना है, और जो न्यू फ्रेश वाटर आपने 100 ml लिया है उसमें आपको एड ऑन करना है। जैसे ही आप एड ऑन करोगे आप देखोगे कि भाई 100 ml वाटर जो मैंने बिल्कुल फ्रेश लिया था, इस 10 ml वाटर की वजह से अगेन कैसा हो गया बेटा, लिटिल लाइट, लिटिल लाइट। इससे पहले वाले से थोड़ा सा कम पिगमेंटेड है, बट ये पिगमेंटेड है। आगे ये 4 5 6 बार, जितनी बार भी मैं स्टेप कंटिन्यू करते रहूंगी, मैं देखती हूं लास्ट तक भी 5-6 बार ये प्रोसेस दोहराने के बाद भी मेरे को लास्ट में जो आपको वाटर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, फिर भी थोड़ा बहुत पिगमेंटेड मिलेगा। अब भाई ऐसा क्यों, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में, इतने छोटे से एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे। क्या थे बेटा, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे, जो कि आगे जाते जाते इस एक्सपेरिमेंट में जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे वो पार्टिकल्स भी थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आगे प्रमोट हो रहे हैं या जा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप कैसे भी कर सकते हो। आप अपने घर पे करना चाहते हो तो बेटा आपको क्या लेना है, ग्लास टम्बलर लेना है, ग्लास में आप डिटॉल डाल सकते हो, या फिर वो 4 बूंदों वाला उजाला नहीं आता वो आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके थ्रू भी आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, बट बेटा लास्ट में ग्लास धो देना, वरना मम्मी तुम्हें जो धोएंगी ना वो तुम ही जानो फिर, ठीक है बेटा। सिंपल है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, क्लियर होगी। चले आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने देखना है। अगेन बेटा एनसीईआरटी में हाईलाइट करते हुए चलो, जो जो पॉइंट्स लिखे हैं बेटा सब एनसीईआरटी की हेडिंग्स हैं। ओके, सो इसको भी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले क्या है बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कैसे मैम, कैसे? ओके, सपोज दैट कि ये आपका कोई भी सब्सटेंस था, से दैट ये सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है बेटा, अभी मैं सॉलिड से बता रही हूँ, ये सॉलिड सब्सटेंस है, और इस सॉलिड सब्सटेंस के बीच में आप देखोगे इसके पार्टिकल्स भले ही कितने कॉम्पैक्टली पैक्ड है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ क्या दिखेगा, स्पेस नजर आएगा। इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकुलेट स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है। अब भाई सॉलिड में कैसा होगा ये स्पेस, लिक्विड में कैसा होगा और गैस में कैसा होगा, ये हम आगे तो जरूर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये स्पेस का क्या फायदा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैसे होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्लास टम्बलर लिया मैंने, यहाँ पे वाटर को एकदम मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखा दिया जिससे उसके पार्टिकल विजिबल है, ठीक है। हाइपोथेटिकली हमें इसके पार्टिकल्स विजिबल हैं वाटर के, ओके। अब यहां पे देखोगे आप, जैसे ही आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा, आपने सॉल्ट ऐड करा, ये रहा सॉल्ट सेटल डाउन होगा, पहले तो एकदम से तो डिसॉल्व हो नहीं जाएगा, फिर आप इसको जैसे स्टर करते रहोगे, वैसे तो अगर आपने कौवे वाली स्टोरी सुनी होगी ना कि कौवा कंकड़ लाता है, फिर धीरे धीरे पानी ऊपर आता है घड़े में, वो पानी पीता है और चले जाता है, प्यासा कौवा, बचपन में हम पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो कौवे वाली स्टोरी यहाँ पे काम नहीं आ रही। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस है। ये जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है, सॉल्ट कहाँ फिट इन हो गए, यहाँ जो स्पेस था इनके बीच में, इसके बीच में कहीं जाके सॉल्ट क्या हो गया बेटा, सेटल डाउन हो गया, जिसकी वजह से इसका लेवल राइज होना तो चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। दिस एक्टिविटीज प्रूव दैट कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, ओके बेटा। So there is no change in level of water that shows enough space between the particle of matter. पहला कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट। कितना सिंपल है ना, लेकिन हमें रिवाइज करना है बेटा। आपको कभी ये सोच के नहीं जाना यार मैं तो लिख लूंगा, आपको लैंग्वेज भी अच्छी लिखनी है एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको अच्छी लैंग्वेज लिखनी है, आप एनसीईआरटी की बुक से, या ये पूरी पीपीटी बेटा एनसीईआरटी बेस्ड है, इसके स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज आप लाइंस लिख सकते हो, क्योंकि कभी कभी हमें वर्ड्स नहीं मिलते लिखने के लिए। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, लर्न करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना, चाहे चैप्टर कितना भी ईजी क्यों ना हो, ओके बेटा। कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे देखते हैं।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स है मैटर के, ये कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, और यहीं से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जी मैं बताऊंगी, जो कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर भी होने वाली है। तो ध्यान से सुनना कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। कैसे? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग दैट दे possess what we call as the kinetic energy। ध्यान रखना, चाहे सॉलिड के पार्टिकल्स हो, चाहे लिक्विड के पार्टिकल्स हो, चाहे गैस के पार्टिकल्स हो, ये हमेशा कंटिन्यू मूव करते रहेंगे। अब कैसे मूव करेंगे बेटा, कैसे मूव करेंगे? सॉलिड के पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ये स्टाइलस है, ये स्टाइलस है बेटा। अगर ये स्टाइलस को मैं देखूं तो ये सॉलिड है, आप सबको भी दिख रहा है, बट इसके भी पार्टिकल्स को अगर मैं बहुत अल्ट्रा 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 माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखूंगी तो ये हल्के से वाइब्रेट करते हुए मुझे नजर आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है। ये फ्लो नहीं कर रहे, ये फ्लो नहीं कर रहे, लाइक एज लिक्विड एंड गैस। आप कभी मेट्रो में गए हो, दिल्ली मेट्रो में, इवनिंग के टाइम जब ऑफिस आवर्स खत्म हो रहे होते हैं, भाई ऐसे ठूसते हैं। राजीव नगर में अगर आप देखोगे, ब्लू मेट्रो, रेड मेट्रो में ऐसे ठूस के खड़े होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जगह पे ऐसे हिल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बस इतना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। ऐसे नहीं कि वो अपने हैंड्स को फ्रीली मूव करें। सेम वैसे ही सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, दिमाग में बिठा लो, और बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड की, जब हम बात करते हैं बेटा लिक्विड की, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं, बट कंपैरेटिव टू द सॉलिड, बट कंपैरेटिव टू द गैस ये फिर भी नजदीक होते हैं। लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में ये थोड़ा दूर होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं। जैसे सॉलिड देखो एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी या स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन शो कर रहा है ना, उसके कंपैरिजन में लिक्विड थोड़ा कम इंट्रैक्शन शो करता है। बात करो गैस की। अब किसकी बात कर रहे हैं, गैस की। गैस के पार्टिकल्स तो भैया बहुत दूर, यहां वहां हर जगह, ठीक है, बहुत दूर होते हैं। ये कहते हैं भाई हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम वही टॉक्सिक रिश्तेदारों की तरह हो, बस आते हो घर में, खाते हो, चले जाते हो। ठीक है भैया, तुम अपने घर पे ठीक हो, हम अपने घर पे ठीक है, बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर होते हैं। ये किसी से कोई वास्ता नहीं रखते। बट सॉलिड वाले ज्वाइंट फैमिली की तरह होते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके। ठीक है, तो इसी तरीके से जो गैस के होते हैं मॉलिक्यूल, इनको किसी से मतलब नहीं, तो बहुत दूर होते हैं। आगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में बताऊंगी। लेकिन अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा है, ये जो सॉलिड के पार्टिकल है, लिक्विड के पार्टिकल है और गैस के पार्टिकल है, जब ये बेटा मूव कर रहे हैं, मूवमेंट की वजह से इनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। अब क्या है काइनेटिक एनर्जी? एज द टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, अब भी हाईलाइट करो, नहीं तो लिख लो अपनी कॉपी में। एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल मूव फास्टर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा और पार्टिकल्स कैसे होंगे बेटा, फास्ट मूव करेंगे। पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे बेटा, फास्ट मूव करेंगे। उसके बाद देखोगे, सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द काइनेटिक, मैंने बोला ना मूवमेंट की वजह से आ रहा है, मैंने बोला अभी कि मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनका मूवमेंट बहुत तेज हो जाएगा, मूवमेंट बहुत तेज हो जाएगा, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा बन जाएगी। ओके, of the particle also increases. Please take the screenshot। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपके एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। What is the relation between temperature and kinetic energy? या इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एक बीकर A है और दूसरा बीकर B है। इस बीकर A में मैंने क्या करा, पानी लिया, पानी लेने के बाद मैं इसमें क्या कर रही हूँ, सॉल्ट को ऐड कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ बेटा, सॉल्ट को ऐड कर रही हूँ। जैसे ही मैं इसमें सॉल्ट को ऐड करूंगी, फिर बीकर बी लूंगी, बीकर बी के अंदर अगेन आई एम गोइंग टू ऐड द सॉल्ट। बीकर बी में भी मैं क्या करूंगी, सॉल्ट को ऐड करूंगी। लेकिन मैंने क्या किया, जो बीकर बी था उसके नीचे क्या कर दिया, हीट। बीकर बी का टेम्परेचर बढ़ा दिया हीट देके, लेकिन ए के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि बीकर ए का सॉल्ट जल्दी डिसॉल्व होगा या बीकर बी का सॉल्ट जल्दी डिसॉल्व होगा? ठीक है, फटाफट से कमेंट में आंसर बताओ। अभी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आंसर देने में। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये रही आपकी एक एक्टिविटी दैट टेल्स
अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. ठीक है. Put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so that it can so that to get its smell? ठीक है. आपने एक अनलिट यानी कि एक अगरबत्ती है, आपने किसी रूम के कॉर्नर में रखी. आप मंदिर में नॉर्मली रखे रहती है अगरबत्ती, ठीक है, लेकिन जिस टाइम मम्मी पूजा करती हैं उस टाइम आपको तुरंत पता लग जाता है हाँ मम्मी पूजा कर रही है, चाहे वो घंटी बजाए ना बजाए, लेकिन स्मेल से ही आपको पता लग जाएगा कि मम्मी पूजा कर रही है. क्या आपको नॉर्मली पता लगता है? जब पूजा हो गई, अगरबत्ती रखी हुई है, आपने उसे जलाया नहीं, मम्मी ने उसे जलाया नहीं, आपको नहीं पता लगता. ठीक है. तो जब आपको उसको स्मेल करना, आपको बहुत पास जाना पड़ेगा जैसे अगरबत्ती, तब आपको स्मेल आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी. ओके, चल एक पॉइंट हुआ. नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक. व्हाट हैपेंस? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट द इंसेंस? यस. जैसे आप उसे लाइट करते हो बेटा, तो आपको डिस्टेंस तक, आप दूसरे रूम में भी हो गए या हॉल में भी हो गए, तो आपको वहां तक स्मेल चली जाएगी. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? The particles of matter intermix on their own with each other. Say that कि ये है आपके गैस के पार्टिकल्स जो बहुत दूर दूर है. ठीक है. अब यहाँ पे इंसेंस स्टिक जैसे ही मम्मी ने लिट करी तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो अट्रैक्ट करते करते यहाँ से वहाँ पहुँच गए. क्यों भाई? क्योंकि गैस है ना, पूरे में स्प्रेड होती है, ये बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन शो नहीं करते. बट क्या होगा आपका, जैसे इंसेंस स्टिक लिट होगी, ये इधर उधर फैलने लग जाएंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है इसके पार्टिकल्स दूर दूर ही रहते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट देखोगे बेटा, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन. इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन. तो यहाँ पे ये जो इंटरमिक्सिंग हो रही है पार्टिकल्स की, यहाँ दो डिफरेंट टाइप के, एक तो नॉर्मल एयर आपके प्रेजेंट है, ऊपर से आपने क्या करा बेटा, क्या करा, इंसेंस स्टिक जला दिया. जलाने के बाद क्या हुआ, दोनों आपस में इंटरमिक्स हो गए. इसी इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं. इसी इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं. अब फटाफट से मेरे को बताओ कि भाई सॉलिड में ज्यादा डिफ्यूजन होता है, गैस में होता है कि लिक्विड में होता है? सबसे ज्यादा डिफ्यूजन रेट किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? ये तो आप मुझे आंसर करोगे. ठीक है. या आप मेरे को आंसर करोगे कि मैम सबसे ज्यादा डिफ्यूजन इसमें होता है. और जिसको डिफ्यूजन समझ नहीं आया उसका बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, भगवान ही मालिक है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट. ओके. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. टोल्ड यू, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं मैम, कैसे कर रहे हैं? किस में अट्रैक्शन ज़्यादा है, किस में अट्रैक्शन कम है? ठीक है. अगर मैं ये स्टाइलस दिखाऊं तो ये फ्लो नहीं कर रहा, ये स्टेगनेंट है अपनी जगह पे, ये ऐसा ही रहने वाला है. ओके. लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो जिस किसी कंटेनर में लिक्विड होता है, लिक्विड वैसा ही शेप ले लेता है, लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस को आप कैप्चर नहीं कर सकते. अब आप बोलोगे मैम कर सकते हैं, वो बात की बात है. फिलहाल इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अभी आप उसे कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है, नाउ लिसन टू मी, जो ये सॉलिड आइस क्यूब है आपका, यहां पे देखो, मैं बना देती हूं, ये इसके पार्टिकल्स हैं. ये क्या है बेटा, इसके पार्टिकल्स हैं, और इसके पार्टिकल्स बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज है, एकदम भैया संयुक्त परिवार, साथ में रहेंगे हम साथ है, किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे, एकदम आपस में चिपक के बैठे रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और एक भी मॉलिक्यूल्स को छोड़ते नहीं, अपना कभी नहीं छोड़ेंगे. ठीक है. सो यहां पे आप देखोगे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद आ जाओ लिक्विड पे. लिक्विड में आप कहेंगे चलो ठीक है यार भाई, कभी कभी तो स्पेस होना चाहिए, इतना भी मत घुसो किसी के अंदर. समटाइम हम क्या करते हैं, कहीं आउटिंग करके चले जाते हैं, सिर्फ फैमिली जाएंगे, बाकी कोई नहीं, ताऊ चाचा फूफा कोई नहीं आएगा. ठीक है. कभी कभी तो बनता है भाई. तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिव टू द सॉलिड थोड़ा कम होता है. इतना कम होता है कि ये फ्लो कर सकते हैं. ये क्या कर सकते हैं बेटा, फ्लो कर सकते हैं.
ये इनके पास खुद का कोई शेप नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? देखो ना, यहाँ बॉन्ड ही नहीं है, ठीक है, यहाँ बॉन्ड ही नहीं है। तो जो परिवार इकट्ठे नहीं रहते हैं वो शेपलेस रहते हैं। शेपलेस रहने का मतलब क्या है बेटा? उनका कोई फ्यूचर निर्धारित नहीं होता, ठीक है। यहां पे आ जाओ, यूनिटी इज पावर शुरू से पढ़ते आ रहे हो ना, तो देखो पावर सबसे ज्यादा कहां पे है, अभी ऐसे करके समझो इसको। फिर आ जाओ नेक्स्ट गैस पे। गैस वाले तो कह रहे हो भैया तुम जाओ भाड़ में, सबके सब, माई लाइफ माई रूल्स, मेरा जहां मन आएगा मैं वहां जाऊंगा, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अकेले हैं ये भी सोचना, बाद में कभी दिक्कत हुई तो सबसे पहले कौन टपा दिए जाएंगे? गैसेस मॉलिक्यूल, फिर लिक्विड। लेकिन इनको कोई नहीं हिला सकता, सॉलिड एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आओ जरा देखो, हाथ नहीं टूट जाए तुम्हारा ना। कैसे हाथ नहीं टूट जाए? ये दीवार सॉलिड है, ठीक है, ये बोर्ड सॉलिड है। अगर मैं इसमें जोर से मारूंगी भले ही ये डैमेज हो जाएगा क्योंकि भाई प्यारा सा बोर्ड है ये, लेकिन अगर मैं दीवार पे ऐसे जोर से हाथ मारूंगी तो मेरा हाथ टूट जाएगा, पर दीवार को कुछ नहीं होने वाला। इस स्टाइलस से मैं सोचूं कि ऐसे करके हाथ निकाल दूं, पर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके मॉलिक्यूल्स, इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है। लिक्विड में आ जाओ, मेरा मन करेगा चलो यार बैठे बैठे खेलते हैं पानी से, बकेट में पानी ले ऐसे 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 हाथ घुमा रही हूँ, हाथ घूम तो जा रहा है लेकिन थोड़ा सा तो फोर्स लग रहा है फिर भी। क्यों? क्योंकि थोड़े बहुत इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपैरेटिव टू द सॉलिड तो लूज है, लेकिन गैस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है। इसलिए हल्का बहुत फोर्स लगेगा पानी में से हाथ, बहुत देर तक घुमाते रहोगे तुम्हारा कंधा दुख जाएगा, ठीक है। स्विमिंग करते हुए भी देखोगे तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा आगे को बढ़ने में। तो लिक्विड के गैस जो पार्टिकल्स होते हैं वो they are not very compactly packed but yes they show some attraction towards each other। गैस में आ जाओ, देखो आराम से वेव कर रही हूँ मैं हैंड को, बहुत आराम से, मुझे कोई फोर्स नहीं लग रहा, मैं बहुत देर तक भी ऐसे वेव कर सकती हूँ। बैठे बैठे तुम पैर नहीं हिलाते रहते, ऐसे ऐसे करके पैर हिलाते रहते हो, अपने पैर हिलाते रहते हो। आपको कोई लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर लग रही है, मैं पैर हिलाना छोड़ देता हूँ, मेरा पैर दुख गया? नहीं, आदत होती है किसी की कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे पैर करके हिलाते रहते हैं अपने। तो क्यों? क्योंकि गैस के अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है जिससे आप बहुत इजीली पास ऑन हो सकते हो। सी, बहुत इजीली पास ऑन हो सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द अट्रैक्शन, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, बट कुछ ज्यादा कुछ कम। तो ये सब चीजें पढ़ गई, सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है, और गैस में कैसा होता है। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा अब हमने पढ़नी है सारी स्टेट्स ऑफ मैटर, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की लाइंस हैं, फटाफट टेप लो या एनसीईआरटी में ही अंडरलाइन कर लो, ठीक है। यहाँ से इनकी प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन के लिए आ जाता है, और अब तो इतनी इजी हो गई है, पढ़ पढ़ के आप लोगों को सब पता है, ठीक है। बट हमें फिर भी रिवीजन करना है क्योंकि एग्जाम में प्रेजेंट भी तो करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, अभी बताया मैंने, टाइटली पैक्ड, हाईलाइट करो, टाइटली पैक्ड। उसके बाद आप देखोगे टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। कैसी फोर्सेस होती है इसके बीच में? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है। शेप कैसा होता है इसका? शेप देखोगे, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसके बाद पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है, पार्टिकल वाइब्रेट इन अ प्लेस बट डू नॉट मूव फ्रीली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अपनी जगह पे तो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, बट फ्रीली मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो एग्जांपल क्या हो गया, आइस हो गया, वुड हो गया, मेटल हो गया, सॉलिड्स के ये एग्जांपल है, बहुत सिंपल। बाकी मैं आपको बहुत डिटेल में पहले बता चुकी हूँ, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए लिक्विड। लिक्विड कैसा होता है? अब पार्टिकल्स in liquid are close together but not as tightly as in the solids। बताया मैम ने अभी, ये क्या होते हैं, क्लोज तो होते हैं एक दूसरे के, बट इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते जितने की सॉलिड में होते हैं। आगे देखेंगे allowing them to flow, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं बेटा, फ्लो करते हैं। These are called as the fluid, क्योंकि इनके पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है। शेप कैसे होती है? लिक्विड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है बट इनका शेप क्या होता है? इनका जो शेप होता है बेटा, शेप इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। जैसे कि ये ग्लास टम्बलर है, इस ग्लास टम्बलर के अंदर मैंने लिक्विड डाला, कोई फ्लूइड, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, ऑयल, एनीथिंग, तो इसने इसी का ही शेप ले लिया, ठीक है। तो इसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है लेकिन इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अभी मैं ऐसे करके गिरा दूं,
यहाँ पे पानी गिरा दो पूरे में, या तुम घर के फ्लोर पे पानी गिरा देते हो, कैसे आती है मम्मी एकदम, क्या कर दिया पूरे में पानी पानी कर दिया, मुझे साफ करना पड़ेगा, ये वो क्यों कर दिया, क्यों, वो फ्लो करके पूरे दूर तक फैल जाता है, ठीक है, उसका कोई शेप ही नहीं है। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ द मैटर कैसे होते हैं बेटे, पार्टिकल्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। ओके, पार्टिकल की जो मूवमेंट है, ये थोड़ा इनकम्प्लीट लाइन है, तो पार्टिकल्स जो इसके होते हैं बेटा, इसकी जो मूवमेंट कैसी होती है बेटा, जिगजैग एक दूसरे के आसपास ये घूमते रहते हैं, बट एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते। लाइक वाटर हो गया, ऑयल हो गया एंड जूस हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया एंड जूस, एग्जाम्पल्स भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गैस, माई लाइफ माई रूल्स, गैसेस, गैस का अलग ही फंडा है भाई, अलग ही फंडा है। देखो इधर, गैसेस एक्सपेंड फिल द स्पेस एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है, क्या होती है, इनका जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है, ये क्या करती है, कंटेनर के, जिस कंटेनर में आप गैसेस को रखोगे, अब मैम आप गैस को कैसे कैप्चर करोगे, बेटा आगे बताऊंगी कि कैसे कैप्चर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका जो एग्जांपल है एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी गैसेस, तो वो आपके एक सिलेंडर के अंदर फिट करके दे रहे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, आप गैस को भी कैप्चर कर सकते हो, बट उसके लिए क्या करना है वो आगे मैं पीपीटी में बताऊंगी, फिलहाल के लिए प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल आर फार अपार्ट विद लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन देम। इसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहता। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल मूव क्विकली एंड फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, बेटा देखो इधर, हर डायरेक्शन में मूव करेंगे क्विकली एंड फ्रीली। क्वेश्चन आता है बेटा, क्या ये भी काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, क्या इनके पास भी काइनेटिक, ये तो बहुत तेज तेज मूव कर रहे हैं, यस दे हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप एग्जांपल देखते हैं, इट्स अ रबर टायर ऑफ योर बाइक, इट्स अ रबर टायर ऑफ योर बाइक। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे गैस फिल होती है, एयर होती है। ये जो एयर होती है बेटा, क्या ये प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट, कहते हैं ना एयर कम हो गई यार, बाइक अच्छी नहीं चल रही, मजा नहीं आ रहा चलाने में, ठीक है, जल्दी से एयर स्टेशन पे जाके तुम इसमें एयर फिल कराते हो, ठीक है, प्रेशर प्रॉपर, यस, क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये टायर के वॉल पे क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिससे वो इन्फ्लेटेड रहता है, फुल ओवर रहता है, ठीक है। बट धीरे धीरे एयर कम होती है तो प्रेशर भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपको दोबारा से एयर रिफिल करानी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कंक्लूजन क्या है तीनों स्लाइड्स का, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई सॉलिड कैसे होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, इनकी क्या होती है भाई, एक फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड में नॉट रिजिड, नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, यहाँ पे गैस की बात करोगे, दीज आर नॉट रिजिड, नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इस स्लाइड का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कंपैरिजन आएगा तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ये जो मैटर हम पढ़ रहे हैं अभी तक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, क्या ये अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं बेटा। ये जो डायग्राम है ना एनसीईआरटी का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ ना क्या करते हैं ये लोग, ये आपको यहाँ लिख के दे देते हैं, क्या दे देते हैं बेटा, लिख के दे देते हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस। हो सकता है कि एक आध चीज़ को आपको गायब कर दे कि भाई इसमें और इसमें चेंजेस होगा तो क्या होगा, इसमें और इसमें चेंजेस होगा तो क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको करना पड़ता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा, हम उसे बोलते हैं फ्यूजन। याद रहेगा, लर्न करना है, ठीक है। अगर आप कोई भी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन जब आप किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो, किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो, देन इट इज कॉल्ड द वेपराइजेशन। ध्यान देना, वेपराइजेशन बोला, इवेपोरेशन नहीं बोला, ठीक है, वेपराइजेशन बोला। आगे देखो, गैस को अगर आप क्या करते हो, किसी सॉलिड में कन्वर्ट करते हो, गैस है, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करा, तो आप उसे बोलते हो डिपोजिशन। क्या बोलते हो, डिपोजिशन। गैस उड़ रही थी, ठीक है, उसके बाद आपने उसको सॉलिड क्या बोलते हैं, सीधे गैस से सीधे किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है।
गैस को सीधा सॉलिड में डिपोजिशन, सॉलिड को लिक्विड में फ्यूजन, और लिक्विड को गैस में वेपराइजेशन। अब इसका रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो उसे सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अगर आप किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो आप उसे कंडेंसेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? कंडेंसेशन बोलते हो। लेकिन अगर आप किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हो तो आप उसे सब्लिमेशन कहते हो। इतनी चीजें समझ में आ गई? इतनी चीजें समझ में आ गई? कैन मैटर चेंज इट स्टेट? क्वेश्चन क्या था बेटा? कैन मैटर, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। लेकिन कैसे? जब आप उसका टेम्परेचर चेंज करो या फिर प्रेशर को चेंज करो। तो दो चीजों में चेंजेस लाने बहुत जरूरी है, एक टेम्परेचर में और एक प्रेशर में। जब आप इन दो चीजों में चेंजेस लेकर आते हो तो यस बच्चे, आप इनकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हो। ओके बेटा? नेक्स्ट, अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले हमने देखना है कि भाई स्टेट चेंज करने में टेम्परेचर का क्या रोल है, टेम्परेचर कैसे आपकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक, देखो फिर आ गया ना काइनेटिक एनर्जी। मैम ने बोला था भाई हर आंसर में काइनेटिक एनर्जी का रोल है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। तो भाई जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैंने बोला ही था, मैंने वो सॉल्ट वाला एग्जांपल दिया था कि अगर एक ग्लास टम्बलर है जिसके अंदर आपने हीट दिया है, जैसे हीट दोगे पार्टिकल तेज तेज मूव करने लगेंगे, तेज तेज मूव करने लगेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से डिसॉल्व भी सॉल्ट जल्दी होगा। ठीक है, तो यस, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। सबसे पहली बात कि काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ जाएगी। उसके बाद द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्सेस। अब जो एनर्जी आपने हीट के थ्रू दी है, जैसे ही आपने एनर्जी दी थ्रू हीट, यहां पे देखो थ्रू हीट आपने एनर्जी दी, तो सपोज दैट ये कोई सॉलिड सब्सटेंस था, से दैट इट वाज अ आइस। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्या कर रहे हो? हीट दे रहे हो। हीट दी आपने इसको, हीट देने के बाद क्या होगा भाई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे लूज होने लगेगा। धीरे धीरे लूज होने लगेगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, जिसकी वजह से जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा, दादाजी की और दादी जी की घर में नहीं चल रही, आपस में किसी की नहीं बन रही, तो क्या हो जाता है बेटा? ज्वाइंट फैमिली से क्या हो जाते हैं? न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है। ऐसा देखा है ना तुमने? तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो आपस में जोड़ के नहीं रख पा रहे। क्यों भाई? हीट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, हीट ऑफ ये वो सो घर में जो भी चलता रहता है, उसकी वजह से क्या होने वाला है? जितने भी मेंबर्स हैं सब अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, हीट दिया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे से अट्रैक्शन छोड़ रहे हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शन छोड़ रहे हैं। दे आर लीविंग देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। स्टार्ट मूविंग फ्रीली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं साइड हो जाती हूँ। यस, अब देखो द मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां पे क्योंकि हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, मैंने यहां सॉलिड को पिघलाया, तो हम ऑब्वियसली सॉलिड का कोई एक मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, सॉलिड का क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा, जिस पे वो अपनी सॉलिड स्टेट को छोड़ के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। आगे आते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। ये इंडिकेशन है। ठीक है, यहां पे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड क्या होगा बेटा? लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाएगा। वो उस पर्टिकुलर चीज का मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मेरे को बताओ, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस? आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मैम आपको क्या समझाना चाह रही हैं? पहले क्या था? ये आइस क्यूब्स थे।
ये क्या थे? आइस क्यूब्स थे। ओके, क्लीन कर देते हैं। ये है आपका आइस क्यूब्स, ये है आपके आइस क्यूब्स। अब इस आइस क्यूब में आपने क्या करा? टेम्परेचर बढ़ाया। क्या करा बेटा? टेम्परेचर बढ़ाया। से दैट कि ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस फॉर्म में थे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो वो से दैट कितने पे आ गया? -2 डिग्री सेल्सियस। क्या अभी भी ये क्यूब्स के फॉर्म में रहेंगे? यस बेटा, बिल्कुल रहेंगे। जैसे ही आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर आए, आप देखोगे ये सारे के सारे जो आइस क्यूब्स हैं मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो गए बेटा? लिक्विड यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो गए। सो ये जो 0 डिग्री है, ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। क्या हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट एक जैसा होगा? क्या हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट एक जैसा होगा? अगर हाँ तो मेरे को कमेंट में बताओ, अगर ना तो क्यों, वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताओ। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। ओके, when a solid melts, now listen to me very carefully, when a solid melts its temperature remains same। NCERT फटाफट से हाईलाइट कर लो इसको, ठीक है? इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। उसने मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि जब कभी भी कोई सॉलिड मेल्ट होता है उसका टेम्परेचर सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट गो? ये हीट गई कहाँ भाई? अभी तक तो आपने यही सोचा होगा कि जब कभी भी हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को हीट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो गर्म होगी, ऑब्वियस सी बात है वो गर्म होगी। लेकिन जब कभी भी कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? फटाफट से एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ते हैं वन बाय वन। आप भी बुक में अंडरलाइन करो। देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग that the temperature of the system does not change. Please highlight this. Temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melt. After the melting point, जब उसका melting point पहुंच जाता है, सारी आइस आपकी डिसॉल्व हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? दिस हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट। ये जो अभी तक आप हीट दे रहे थे ना बेटा, वो तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए था, उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए था, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं था। लेकिन फिर भी मैम हम तो हीट दे रहे हैं ना, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, तो गलत बात है, ठीक है? सो नाउ लिसन टू मी। बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, क्या हो रहा है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, हाईली अट्रैक्टेड टू ईच अदर हैं, तो मैम ने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जिससे पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, टूट जाएंगे पार्टिकल्स, आपस में बिखर जाएंगे, ठीक है? सो एज दिस हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है, what is latent heat? ये वो छुपी हुई हीट है जो कि बीकर ने और जो आइस क्यूब्स है उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ने के लिए काम आई, उसको तोड़ने के लिए काम आई। सो नाउ लिसन, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। ये जो वर्ड है लेटेंट, इसका मतलब क्या है? हिडन है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, अंडरलाइन कर लो बेटा, अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी मैम ने बताया था, मैम ने बताया था भाई, जब कभी किसी सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। तो यहां देखो बच्चों कि आपका द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इतनी हीट एनर्जी चाहिए जो कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करे एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ही, अगर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होगा तो आयरन के मेल्टिंग पॉइंट पे ही होना चाहिए। अगर आप आइस क्यूब्स की बात कर रहे हो तो आइस क्यूब्स के मेल्टिंग पॉइंट पर ही होना चाहिए, ठीक है? उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ही, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्लियर कर रही हूं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो,
एनसीईआरटी में या चाहे तो अंडरलाइन कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चॉइस इज योर्स, एनसीईआरटी की लाइन है. So the particles in water at 0 degrees Celsius, the particles in water at 0 degrees Celsius have more energy as compared to the particles in ice. यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पार्टिकल्स होंगे पानी के, उनमें ज्यादा एनर्जी होती है. क्यों बेटा? लेटेंट हीट की वजह से ज्यादा एनर्जी होती है. ठीक है, एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर. यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई डज द पार्टिकल ऑफ वाटर हैव मोर एनर्जी देन द आइस पार्टिकल. तो आंसर इज एज सिंपल एज दिस. यहां पे है आंसर, देख लो. अब बेटा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, कहां से बन सकते हैं, आपको पूरी एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी, पूरी एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी. मैंने एनसीईआरटी की सिर्फ वही लाइंस उठाई हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसलिए हाईलाइट करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी देखते हैं अब. एक्टिविटी फटाफट से देखते हैं. एनसीईआरटी की एक्टिविटी है हमारी प्यारी, सबकी प्यारी एनसीईआरटी. देखो इधर, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस. हमने क्या करा भाई, 150 ग्राम आइस ली इन अ बीकर एंड सस्पेंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. उसके अंदर लेबोरेटरी थर्मोमीटर को डाल के रखा, उसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर को डाल के रखा, दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस. बेटा ऐसा क्यों करते हैं? देखो, जो आपका नॉर्मल थर्मोमीटर होता है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है. जब कभी भी आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर के थ्रू, तो आपको उसका बल्ब कंटिन्यूसली डिप रखना पड़ता है उस सोल्यूशन में जिसका आप टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हो. लेकिन अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात कर रहे हो तो इसका क्या होता है, मर्करी लेवल एकदम से डाउन नहीं होता. क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किंक. इसके अंदर किंक नहीं होता. इसके अंदर क्या नहीं होता बेटा? किंक इज एब्सेंट. क्योंकि जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे ना, टेम्परेचर एकदम डाउन आ जाएगा और इसकी रीडिंग क्या होगी, गलत हो जाएगी. तो इसको कंटिन्यूसली डिप रखना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद आइस. समझ आ गया? नो डाउट. उसके बाद देखो, स्टार्ट हीटिंग द बीकर एट लो फ्लेम. अब बीकर को धीरे धीरे आप क्या करो, हीट करो. ठीक है, हीट करोगे. नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग. जब आइस मेल्ट करना स्टार्ट हुई, उस समय पे आप इसका टेम्परेचर नोट करो. नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल आइस इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर. सारी आइस पिघल चुकी है हीट देते देते, तब आप इसका टेम्परेचर नोट डाउन करो. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट. अब आप सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको रिकॉर्ड करने हैं. नाउ पुट अ ग्लास रॉड. अब क्या करना है आपको, ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीयरिंग द वाटर. अब धीरे धीरे आप स्टीयर करते रहो और उसके साथ क्या करो बेटा, आप टेम्परेचर को भी नोट करते रहो. ठीक है, बी केयरफुल ऑन द आई ऑफ द थर्मोमीटर रीडिंग टिल ऑलमोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज. तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, धीरे धीरे आप देखोगे कि जो ये वाटर है, जैसे जैसे आप हीट कंटिन्यू करोगे, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड द कन्वर्जन ऑफ द वाटर इन द लिक्विड स्टेट ऑफ द गैसेज स्टेट. नाउ लिसन टू मी. मैम ने जो लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो यहाँ पे ये था कि जब तक आप देखोगे कि जो सारी की सारी आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है, सारी की सारी जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है. वाटर में कन्वर्ट होने के बाद जब इस मोमेंट तक भी आप देखोगे, इसका टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होगा, इसके टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होगा. ठीक है, आगे देखेंगे. एक्टिविटी देखते हैं अब बेटा. टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस. क्या करना है आपको, 150 ग्राम ऑफ आइस लेनी है. नाउ इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू चेक दैट कि जब तक मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा, यू विल नोट दैट कि आपका जो टेम्परेचर है वाटर का, दैट इज नॉट राइजिंग. आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू अबाउट द लेटेंट हीट. तो वो चीज माइंड में रखते हुए नाउ वी विल स्टार्ट. सो टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. बेटा यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस होता है, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट द बल्ब इज इन द कॉन्टेक्ट विद द आइस. ये क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा डिफरेंस, जब आप पढ़ रहे होगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के और क्लिनिकल थर्मोमीटर के. तो यू मस्ट हैव हर्ड दैट कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें एक चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द किंक. व्हाट इज प्रेजेंट इन देयर, किंक प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर एक बार राइज हो जाता है, आपने देखा होगा ना डॉक्टर्स को ऐसे ऐसे झटकना पड़ता है लाइक दिस.
क्यों? क्योंकि उसके बाद मर्करी के लेवल को वापस से सेटल डाउन करना होता है। लेकिन यहाँ पे किंक एब्सेंट होने की वजह से एज सुन एज ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ये रीडिंग गलत बताएगा, क्योंकि यहाँ किंक क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है इन द लैबोरेटरी थर्मामीटर। तो इट इज मैंडेटरी कि जब आप उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो उस समय पे जो आपका बल्ब है वो आइस के या वट एवर द थिंग, जिस भी चीज का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो उसके कॉन्टेक्ट में ये होना चाहिए। ओके, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। अब आप बीकर को क्या करो, हीट करना शुरू करो ऑन अ लो फ्लेम, यू कैन सी हियर, ठीक है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। जब आइस स्टार्ट हो रही है मेल्टिंग, उस समय पे उसका टेम्परेचर नोट डाउन करो। देन नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर, और तब भी मेजर करो जब सारा का सारा आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया है। नाउ लिसन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट। आपने जैसे ही सॉलिड स्टेट यानी कि जो आइस है वो कन्वर्ट हुई है लिक्विड स्टेट में, उस टाइम पे क्या टेम्परेचर था, और जब आइस मेल्ट हो ही रही थी स्टार्टिंग में क्या टेम्परेचर था। नाउ put a glass rod in a beaker and heat while stirring till the water starts boiling। अब आपको धीरे धीरे स्टर करते हुए उसको क्या करना है बेटा, बॉईल करना है, ठीक है। स्टर करते करते अब यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, जब तक पानी बॉईल होना शुरू नहीं हो जाता, यहां तक पानी सिर्फ मेल्ट हुआ है, मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया है, वाटर में कन्वर्ट हो गया है। किस में कन्वर्ट हो गया है, वाटर में कन्वर्ट हो गया। यहां पे देखो, कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग। अब आपको ऐसा नहीं है कि सपोज दैट दिस इज अ थर्मोमीटर, सपोज दैट दिस इज अ थर्मोमीटर, आप अगर ऐसे करके देखोगे या ऊपर से देखोगे यू विल गेट अ रॉन्ग रीडिंग। तो आपकी जो आई है बिल्कुल थर्मोमीटर के लेवल पे होनी चाहिए, सो दैट यू कैन गेट अ एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। अब नाउ ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर इज वेपराइज्ड। वाटर देखो, ज्यादातर वाटर वेपराइज्ड हो गया होना चाहिए, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए थे, तब भी आपको क्या करना है, थर्मोमीटर की रीडिंग चेक करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ द वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट। अब आपको यह भी देखना है कि जो आपका वाटर है वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो उस टाइम उसका टेम्परेचर क्या था। सो मैम हैज ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा, मैम हैज ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हेन आइस से किस में कन्वर्ट होगा बेटा, आइस से किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। यहां पे आपको नो राइज, कोई भी राइज देखने को नहीं मिलेगा टेम्परेचर में, नो राइज इन द टेम्परेचर। ऐसा क्यों, क्योंकि वो लेटेंट हीट के फॉर्म में क्या हो रहा है बेटा, हीट कलेक्ट कर रहा है इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। जो सॉलिड के बॉन्ड्स हैं, जो सॉलिड आइस के फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ज्वाइन हो गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं, तो उस टाइम पे उन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए यहां पे आपका क्या लग रहा है, टेम्परेचर हाइड हो जा रहा है, यानी कि नो राइज विल बी सीन हियर। जैसे ही आप देखोगे वाटर से किसमें, यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, वाटर से वेपर में कन्वर्ट हुआ, वाटर से वेपर में कन्वर्ट हुआ बेटा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि बेटा जब बॉईल होगा तभी तो ना वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इस जगह पे आप देखोगे 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी का टेम्परेचर पहुंच चुका है। सो बाय दिस एक्टिविटी you will come to know about the fusion and boiling, that means vaporization. Okay, coming to the next, see, what do you mean by the vaporization and the boiling? What do you mean by the vaporization and the boiling? अभी तक हमने melting देखा था, now vaporization देखते हैं। boiling point, the temperature at which the liquid changes into gas at the atmospheric pressure। किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई भी लिक्विड अपना स्टेट चेंज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वेपर में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैं हमने अभी बताया कि ये है आपका वाटर, ये है आपका वाटर, वाटर कन्वर्ट होके किस में, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही कन्वर्ट होगा। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड? नाउ लिसन टू मी,
पार्टिकल्स इन द स्टीम, यहाँ पे स्टीम यानी कि जो वेपर है इसमें, वाटर वेपर एट 373 डिग्री केल्विन, दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस, हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसमें ज्यादा एनर्जी होगी जो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होना शुरू हुआ है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन द स्टीम हैज अब्सॉर्ब द एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा, नाउ दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहां पे क्या होने वाला है, जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को बॉईल करोगे तो वो क्या करेंगे बेटा, अपने पार्टिकल्स को दूर दूर, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द वेपर फॉर्म। तो वेपर फॉर्म में जैसे कन्वर्ट होंगे तो उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, दे आर गोइंग टू हैव द एक्स्ट्रा एनर्जी। आई टोल्ड यू दैट कि टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे। तो यहां पे देखो आप, तो इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ लेटेंट हीट। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट, और ये लाइंस आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नाउ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज। अब यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वहां पे हम क्या पढ़ रहे थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो भाई वहां सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड में, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे थे। वहां पे भी वही चीज पढ़ी थी बेटा, द हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड। वहां पे सॉलिड के बारे में पढ़े थे, यहां हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिक्विड। वहां सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा था बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, और यहां पे जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। एट द, ये लिखना जरूरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही, इज कॉल्ड इज बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड इज बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? वेरी इजी, वेपराइजेशन हो गया, बॉइलिंग हो गया। बेटा डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन योर एग्जामिनेशन। तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो और लर्न भी करते चलो, बहुत ज्यादा कुछ टफ तो है नहीं, ठीक है। नाउ अब देखो, अभी तक हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा था। अब प्रेशर को बढ़ाने में क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं। सी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, टेम्परेचर को रिड्यूस क्यों कर रहे हैं। कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, उस पर अगर आप क्या करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो आपको टेम्परेचर कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा जो वो मॉलिक्यूल्स है गैस के वो आपस में आने लगेंगे एंड दे गेट हीटेड। और आपको हीट तो करना नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे पार्टिकल्स दूर जाते हैं और यहां पे आपको कंप्रेस करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको टेम्परेचर भी लो करना पड़ेगा जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे। सो यस, व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस यू हैव टू रिड्यूस द टेम्परेचर, यू हैव टू रिड्यूस द टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब यहां पे हैव यू हर्ड अबाउट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? है मैम, ये तो गैस होती है। सॉलिड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यस बेटा, सॉलिड कार्बन। फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे आपने कभी? उसको अगर आपने देखा होगा कि वो आग बुझाने के काम आते हैं, तो जब आप उसको स्प्रे करते हो तो आपने देखा होगा कुछ व्हाइट कलर का पाउडरी लाइक सब्सटेंस आता है, दैट इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपको जिस सिलेंडर में उसको रखना होता है बेटा, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है और वहां का टेम्परेचर लो होता है, तभी जाके वो अपनी स्टेट में मेंटेन कर पाती है। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है या रूम टेम्परेचर का कांटेक्ट में आती है, वो वापस से क्या बन जाती है बेटा, गैस बन जाती है, CO2, क्योंकि उसको गैसियस स्टेट ही पसंद है। वो तो हमने जबरदस्ती उसको क्या कर रखा है, बांध के रखा। अब आपको भी कोई घर में बांध के रखे, मैम मैं तो एकदम खुला पार्टिकल हूँ, मैं तो घूमना चाहता हूँ, ठीक है, हम किसी के बंदिश में नहीं रहते। स्टार्टिंग में बताया ना गैसियस पार्टिकल्स, हम तो गैसियस पार्टिकल है मैम, हमको कोई सिलेंडर में या हमें कोई बंदिश में नहीं रहना। तो वैसे ही CO2 को भी किसी बंदिश में नहीं रहना बेटा, CO2 को भी किसी बंदिश में नहीं रहना। लेकिन हमने जबरदस्ती, आपके घर वाले जो आपको प्रेशर करते हैं ना, नहीं तुम्हें घर में ही रहना, तुम कहीं बाहर गए तो तुम देख लेना, ठीक है। तो वैसे ही हमने CO2 के पार्टिकल्स को क्या करा है, एकदम प्रेशर हाई करके उसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर में फिल कर दिया है, जिसका टेम्परेचर भी हमने लो मेंटेन किया है। एज सुन एज, जैसे ही तुमको मौका मिलेगा घर से फरार होने का, तुम हट्टे निकल लोगे बेटा। वैसे ही CO2 को जैसे ही मौका मिलता है वो तुरंत एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इट्स गैसियस फॉर्म। यहां पे देखो, ये है सिलेंडर और ये है पिस्टन,
ठीक है, पिस्टन। जैसे जैसे आप पिस्टन को दबाते जाओगे, ये जो गैसेस मॉलिक्यूल अभी तक यहाँ बड़े मजे से घूम रहे थे, जैसे जैसे ये पिस्टन नीचे आता जाएगा बेटा, ये रहा पिस्टन नीचे आता जाएगा, इसके मॉलिक्यूल्स पास 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 आते रहेंगे, और कंप्रेस करो और प्रेशर बढ़ाओ और पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इतना पास आ जाएंगे कि जैसे आपका सॉलिड में मैम ने बताया था ना इतने क्लोज होते हैं, ये इतने क्लोज आ जाएंगे, ये इतने क्लोज आ जाएंगे, और जहां ये इतने क्लोज आए इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट, ठीक है। अंडर द हाई प्रेशर द पार्टिकल गेट्स क्लोज एंड दैट दे डायरेक्टली टर्न्स इनटू द सॉलिड स्टेट, ठीक है। सीधे सीधे ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसेस। जो सॉलिड CO2 है ज्यादा प्रेशर बढ़ाने में वो लिक्विड में नहीं सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। दैट स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। अब जैसे ही आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे, प्रेशर कम करोगे टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इट विल कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। किस में हो जाएगा? ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में। अभी अभी आप मुझे बताओगे भाई, जब मैम ने बताया था कि सॉलिड से सीधा गैस में कोई चीज कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। अभी अभी मैंने पिछले 2 स्लाइड्स, जो लास्ट 2 स्लाइड थी उसमें बताया था। दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज द ड्राई आइस। बेटा ड्राई आइस, आइस तो बोल रहे ठीक है बिकॉज इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, ठंडा लगता है, लेकिन ड्राई क्यों बोल रहे हैं? जनरली आप रेफ्रिजरेटर से आपकी क्या निकालते हो बेटा? आइस निकालते हो और आप उसे हाथ पे रखते हो तो आपका हाथ भीगने लगता है। लेकिन जैसे आप इसको देखोगे, ये हाथ पे रखोगे, ये ऐसे धुएं की तरह उड़ जाएगी। देखो यहाँ पे, ये विदाउट लीविंग द वाटर, विदाउट लीविंग वाटर या विदाउट मेकिंग योर हैंड वेट, आपका हाथ गीला करे बिना ही ये क्या हो जाएगी बेटा? सीधे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पहले पूछा जाता था ड्राई आइस क्या होता है, तो यू हैव टू राइट डाउन द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। Thus we can say that the pressure and temperature determine the state of a substance। अभी अभी बोला था ना कि भाई प्रेशर और टेम्परेचर दोनों आप चेंज करोगे तो आप स्टेट को भी चेंज कर सकते हो। वही लाइन लिखिए, टू बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। यहां पे जो थोड़ा सा पार्ट था बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग लग सकता है, बट लाइन बाय लाइन ऑफ एनसीईआरटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप आपकी एनसीईआरटी में ये लाइंस हाईलाइट कर लो। कोई डाउट है तो वीडियो पॉज करो, उसको अच्छे से समझो। नहीं समझ आया तो दोबारा से रिपीट करके देख लो बेटा, दोबारा से रिपीट करके देख लो, ठीक है। सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन एंड व्हाट इज डिपोजिशन? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। जब हम कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। वेरी वेरी इजी। अगेन एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखो इसको ध्यान से। ये आपका क्या है? फनल है जिसको आपने उल्टा करके वॉच ग्लास पे रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? इसको कॉटन से एयर टाइट कर दिया, कॉटन प्लग लगा दिया। ये इन्वर्टेड फनल है। यहाँ पे आपके चाइना डिश के ऊपर क्या रखा हुआ है बेटा? कैम्फर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा? कैम्फर रखा हुआ है। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये वेपर की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। कैम्फर कैसा है बेटा? कैम्फर इट्स अ सॉलिड, इट्स अ सॉलिड। घर पे जलाते हो ना, हवन वगैरह होता है, इट्स अ सॉलिड। जैसे ही आपने क्या करा, इसको हीट दिया, ये विदाउट कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड डायरेक्टली वेपराइज फॉर्म में चले जाता है। और क्योंकि हमने इन्वर्टेड फनल रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये वेपर क्या होंगे बेटा? कंडेंस हो जाएंगे, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा कुछ डिपोजिशन, कुछ डिपोजिशन, ठीक है, जो कि कैम्फर का ही है। नाउ अंडरस्टैंड, अ चेंज इन द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू द गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। ये लिक्विड में तो कन्वर्ट हुआ नहीं, सीधे के सीधे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सब्लिमेशन बोलते हैं। अब डिपोजिशन क्या होता है? द डायरेक्ट चेंज ऑफ द गैस टू द सॉलिड, सीधे गैस से सॉलिड। अभी हमने CO2 को भी तो क्या करा था? गैस से सॉलिड में कन्वर्ट किया था, तो हम उसे भी डिपोजिशन बोल सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर, ठीक है। विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज द डिपोजिशन। तो यहाँ पे क्या हुआ? कोई ये सीधे वेपर दोबारा से डिपॉजिट हो गया इन द फॉर्म ऑफ अ कैम्फर, ठीक है। कैम्फर के फॉर्म में हो गया दोबारा डिपॉजिट, सो दिस इज कॉल्ड एज द डिपोजिशन। वेरी सिंपल, ठीक है। सी व्हाट इज इवेपोरेशन?
नाउ कैन यू सी दिस, ये रिवर है, इस रिवर के ऊपर कुछ आपको ऐसा धुएं सा उड़ता हुआ नजर आ रहा है, कैन यू सी दिस? बट आप मुझे ये बताओगे कि ऑल्दो आपको लग रहा है कि भाई ये हीट देने की वजह से ये वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, बट क्या रिवर का टेम्परेचर, आप पानी में हाथ डालोगे तो क्या आपको बॉइलिंग लगेगा एकदम से? बट मैम ने जस्ट अभी अभी बताया था कि वेपराइजेशन यानी कि जो वाटर होता है, यानी कि जो वाटर होता है बेटा वो वेपर में कन्वर्ट होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इसको, एट 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है आपका वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों सेम है? क्या इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों सेम है? ये जो रिवर के ऊपर आप देख रहे हो पानी हीटन अप हो रहा है, तो क्या रिवर की अपर लेयर या लोअर लेयर 100 डिग्री तक बॉईल हो रही होगी क्योंकि इसको वेपर में कन्वर्ट होना है? इफ द आंसर इज यस तो बेटा दोबारा पढ़ो, इफ द आंसर इज नो देन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई। ठीक है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट at any temperature, beta, very very important line, at any temperature below its boiling point, boiling point से नीचे नीचे किसी भी टेम्परेचर पर जब आपका लिक्विड गैस में या वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन। अगर आपने ये लिख दिया आपका आधा नंबर, टीचर कहेगा वाह क्या लिख दिया बेटा आपने, क्या लिख दिया। पूरी इंफॉर्मेशन इस एक लाइन में, आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो एक लाइन में आ जाएगा, डोंट वरी। The process in which the liquid get converted to the gaseous state at any temperature below its boiling point is called as the evaporation. बॉइलिंग पॉइंट तक जाने की जरूरत नहीं है बेटा, उससे पहले ही क्या हो जाएगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ व्हाई इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द सरफेस? भाई इवेपोरेशन सरफेस से ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि जो सरफेस के पार्टिकल है, यह रिवर है ना बेटा, इसमें वाटर के पार्टिकल्स होंगे, तो जो सरफेस वाले पार्टिकल हैं क्योंकि उनको हीट मिल रही है डायरेक्टली, तो हीट मिल रही है, मैम ने बोला टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, हीट बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी जो सरफेस के पार्टिकल्स पे, क्योंकि भैया रिवर इज अ वेरी ह्यूज वाटर बॉडी, वेरी ह्यूज वाटर बॉडी, आप उसको बॉइल कैसे कर सकते हो? ठीक है, फ्रॉम द सरफेस पार्टिकल इज हायर देन दैट ऑफ द पार्टिकल बिलो। तो जो पानी इस वाटर बॉडी के नीचे वाला जो वाटर पार्टिकल्स हैं और जो सरफेस वाले वाटर पार्टिकल्स हैं, जो सरफेस है वो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में है, ठीक है, डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू द पार्टिकल्स विच आर बिलो। तो गेटिंग अ लिटिल मोर हीट दे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ब्रेक डाउन हो जाता है और ये रिलीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ यहां पे एक लेडी है अपने कपड़े सुखा रही है ना, यू कैन सी दैट। आपकी मम्मी ने अगर आपको कभी बोला बेटा छत में जाओ कपड़े फैला के आओ, देखो मेरी मम्मी मुझ पे कभी ट्रस्ट नहीं करती, मुझे बोल देंगे बेटा अपने कपड़े जाओ छत में फैला के, लेकिन एक राउंड पता नहीं क्यों वो मारती हैं। ऐसा वो इसीलिए करती हैं, पहला तो उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि भाई इसने कोई भी काम ढंग से करा होगा, दूसरा वो इसलिए करती हैं कि भाई वो पोजीशन चेक करती हैं कि कौन सा वाला डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में, इसने इधर उधर तो नहीं डाल दिया, या इसने कपड़े उठा के सीधे ऐसी रस्सी पे घुचड़ पुचड़ करके तो नहीं डाल दिए। तो वो जाती हैं पोजीशन, जब मैं दोबारा से उतारने जाती हूँ मुझे पोजीशन चेंज मिलती है, फिर मेरे को हंसी आती है, मैं कहा यार जब खुद ही करना था तो मुझे क्यों बोलती है, खाली मैंने छत का चक्कर लगाया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जितना ज्यादा सरफेस में वो चीज फैली होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा इवेपोरेशन भी होगा। क्यों? क्योंकि मैम ने अभी बताया कि सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और वो जल्दी सूखते हैं, यानी कि जल्दी वो वेपराइज्ड होते हैं। ठीक है, आगे और डिटेल में देखते हैं। सी ओके, नाउ द फैक्टर इफेक्टिंग, अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि मम्मी बार बार छत में क्यों जा रही थी बेटा।
फैक्टर इफेक्टिंग द इवेपोरेशन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनसे इवेपोरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है? ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट। सी, यहाँ पे क्या है? सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या है? सरफेस एरिया। अभी अभी मैम ने बताया था ना कि वो कपड़े सूख रहे थे छत में। सपोज दैट ये कोई क्लॉथ है, ऐसे बना देती बेटा समझने के लिए, ठीक है। ये दूसरा क्लॉथ है जो ऐसे करके ही पड़ा हुआ है। नाउ यू टेल मी कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? तो ऑब्वियसली दिस इज क्लॉथ ए, दिस इज क्लॉथ बी, ठीक है। तो वी कैन सी दैट कि इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू द, इसका सरफेस एरिया क्या है बेटा? कम है। इसका सरफेस एरिया क्या है? कम है। नाउ अंडरस्टैंड कि आपको अगर चाय कप में दी जाती है, इफ यू हैव टी इन कप, मीनवाइल यू हैव टी इन सॉसर, अगर उसे प्लेट में कर दो तो कौन सी वाली? अब सुबह सुबह लेट हो रहे होते हैं ना, मम्मा स्कूल जाना है, मम्मा वाज लाइक नहीं बेटा नाश्ता करके जा, पूरे दिन भूखा कैसे रहेगा, 11 बजे होगा तुम्हारा लंच वगैरह। तो वो बहुत चिंता करती है, फटाफट कहती है ले ऐसे करके चाय पी ले या दूध पी ले, फटाफट प्लेट में करती है, फूक मारती है ऐसे ऐसे करके और फिर तुम पी लेते हो। तो इससे सीधे प्रूव हो रहा है ना कि अगर कप के अंदर टी या फिर आपका मिल्क है, जो हॉट मिल्क है, वो देर में ठंडा होगा कंपैरेटिवली टू द सॉसर, यानी कि प्लेट में कराओ। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे प्लेट, इसका सरफेस एरिया क्या है बेटा? ज्यादा है, और इसका सरफेस एरिया क्या है? कम है। तो जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया मतलब उतना ज्यादा एक्सपोज्ड, उतना ज्यादा एक्सपोज्ड है ना बेटा, उतना ज्यादा एक्सपोज है। जितना एक्सपोज रहेगा बेटा उतनी जल्दी जल्दी क्या होगी? स्टीम ऊपर जाएगी, ठीक है, उतनी जल्दी जल्दी स्टीम ऊपर जाएगी। तो ऐसे ही जो ये क्लॉथ है, अगर मैंने उसको पूरा अच्छे से फैला के डाला हुआ है तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया मतलब हर जगह धूप पड़ेगी, हर जगह टेम्परेचर बढ़ेगा और सरफेस से फटाफट फटाफट क्या होगा बेटा? इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वाटर रिलीज हो जाएगा और कपड़े ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द रीजन, दैट मीन्स इसका रिलेशन क्या है बेटा? सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। ये इसका रिलेशन है। डन। आ जाओ, अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है भाई? एक नॉर्मल आपने क्या रखा है? वाटर का एक कंटेनर रखा हुआ है, दैट मीन्स आपके घर में रखा भी तो रहता होगा बेटा, ठीक है। सपोज ये कैंपर है, ठीक है, या ग्लास ले लो, चलो ओपन रखते हैं, ठीक है। यहां पे पानी रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ आपने एक बीकर लिया या कोई भी कंटेनर घर का लिया, इसमें भी पानी रखा। पानी रखने के बाद लेकिन आप इसको क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इसको हीट कर रहे हो। जैसे ही आप देखोगे ये भाई 4 दिन भी ऐसा रखा रहेगा तब भी इवेपोरेशन इतना नहीं होगा। आप हल्का सा मतलब इतना माइनर सा इवेपोरेशन होगा कि आप उसको नोटिस भी नहीं कर पाओगे अगर वो रूम टेम्परेचर पे ऐसे रखा हुआ है पानी, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही आप चाय बना रहे हो, आपको पानी गर्म करना है, यू विल सी दैट कि हीट बढ़ाते ही ये क्या होने लगेगा? वाटर बॉईल होने लगेगा और बॉईल के साथ साथ आपको ऊपर धुएं जैसा भी उठता हुआ दिखा जाएगा। दैट धुआं इज नथिंग बट द वेपर्स, ओके। तो टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करोगे, रिलेशन क्या है? टेम्परेचर को जब आपने इंक्रीज किया तो इवेपोरेशन भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। रिलेशन याद करने हैं बस। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। आज ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। सी नाउ ह्यूमिडिटी क्या होता है बेटा? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। आप देखोगे ना बारिश में आपको बहुत चिप 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 हर जगह ऐसा लगता है कि बहुत चिपिक चिपिक हो रहा है, कपड़े भी देर में सूखते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं कि बारिश में धूप नहीं आ रही होती है, धूप भी आ रही होगी लेकिन फिर भी आपके कपड़े लेट सूखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट तक क्या कर सकती है? आपकी एयर वेपर होल्ड कर सकती है। एक सर्टेन अमाउंट तक आपकी जो एयर है वो वेपर होल्ड कर सकती है। अगर एयर में ऑलरेडी वेपर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप चाहे कपड़े फैला के डाल दो चाहे सिकड़ के डाल दो, आप देखोगे कि वो देर में ही सूखेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही एयर वेपर को होल्ड कर सकती है। सो यस, अगर आप इसका रिलेशन देखोगे तो ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी
क्या होगा बेटा? इवेपोरेशन डिक्रीजेस इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ओके क्योंकि एयर एक सर्टेन अमाउंट तक ही वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है, तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवेपोरेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं विंड। विंड का क्या इम्पैक्ट है? अच्छी अच्छी हवा चल रही है, बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लेट हो रहा हो और बारिश का टाइम चल रहा है और आपको कपड़े सुखाने हैं, तो आप कभी कूलर के आगे ऐसे करके क्या करते हो, अपने शर्ट वगैरह को रख देते हो जिससे वो जल्दी सूख जाता है। मतलब जितनी तेज हवा चल रही होगी उतनी ही तेज क्या होगा बेटा? इवेपोरेशन होगा। सो नाउ विंड इंक्रीजेस, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। समझ में आ गया रिलेशन? इस रिलेशन से बेटा क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से देख लो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग? अब इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज कर रहा है? कभी ऐसा तुमने एक्सपीरियंस किया है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने किया होगा। जब आपका गेम्स पीरियड होता है, आप जाते हो ग्राउंड में, बहुत मजा आता है। मैम गेम्स पीरियड तो होने चाहिए दिन में 3-4, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें एक भी नहीं मिलता। तो जब आप गेम पीरियड में जाते हो बेटा, तो भागते भागते जाते हो, पूरे खेलते हो, एकदम पसीना पसीना हो जाते हो, एकदम बहुत गंदा पसीना आता है तुमको। लेकिन जैसे क्लासरूम में आते हो, फैन ऑन करते हो, यू विल बी लाइक ऐसे करके फैल जाते हो। ऐसा क्यों होता है? कि जैसे ही आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, उतना ही ज़्यादा आप कूल फील करते हो। अगेन अगेन अगेन। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। So during the evaporation, liquid absorb heat energy from the surrounding. Heat energy from the surrounding results in the loss of heat. भाई सीधी सी बात है, आपकी पूरी बॉडी पे क्या होगा बेटा? स्वेट होगा इन द लिक्विड फॉर्म। अब उसको रिमूव करना है, तो अगेन जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जो स्वेट है आपकी बॉडी से हीट खींचना शुरू कर देगा, आपकी बॉडी से हीट खींचना शुरू कर देगा, और आप थोड़ी देर में देखोगे पंखा चल रहा है और आपका पसीना सूख जाता है। जैसे ये हीट खींचना शुरू करेगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि जितना भी स्वेट है वो ड्राई होने लगेगा और आपकी बॉडी से दूर जाने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर। नाउ जो हीट खींची, कहां से खींची बेटा? आपकी बॉडी से खींची, दैट हीट कॉल्ड द लेटेंट हीट, और आप ऑटोमेटिकली कूल फील करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं, द ड्यूरिंग द इवेपोरेशन लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने नियर बाय सराउंडिंग से ही वो हीट खींचता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो इसका। कूलर है, नॉर्मली गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, कूलर है, कूलर में आपने क्या करा बेटा? पानी डाला। कूलर में आपने क्या करा बेटा? पानी डाला, तो सराउंडिंग से क्या करेगा वो कूलर? हीट को खींचना शुरू कर देगा, और जो वो पानी आप डाल रहे हो, आप सुबह देखोगे वो पानी कहाँ चले गया? ना आपका फ्लोर गीला होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कूलर का पानी गायब हो जाता है ना, आपको बार बार कूलर को रिफिल करना पड़ता है। बेचारे लड़के बड़े परेशान होते हैं। मम्मी वाज लाइक, बेटा कूलर में पानी नहीं डाला, बेटा फ्रिज में बॉटल नहीं रखी है। बेचारे लड़के इस मामले में तो मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का काम है, बाल्टियां उठा उठा के डालो, नहीं तो पाइप से डालो, ठीक है। तो कूलर के अंदर भी जब आप पानी डालोगे तो वो पानी गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट लेके वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका इवेपोरेशन हो जाता है, ठीक है। जब वो सराउंडिंग से हीट लेता है तो ऑटोमेटिकली जो नियर बाय एरिया है वो आपका कैसा होने लगता है बेटा? कूल होने लगता है। ओके, दिस इज हाउ द इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। एक और बात सुनो आप, अभी मैम ने रिवर का एग्जांपल दिया था, अभी मैम ने किसका एग्जांपल दिया था बेटा? रिवर का। अब रिवर का जो सरफेस है, रिवर के पास कभी भी आप जाओगे आपको पता लग जाएगा, अरे यार आसपास पक्का पक्का क्या है, नदी वदी है, एकदम ठंडा सा महसूस होने लगता है, क्योंकि रिवर का जो सरफेस है वहां से क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है, और वो इवेपोरेशन कहां से होगा? सराउंडिंग की हीट को खींचेगा। सराउंडिंग के जैसे उसने हीट को खींचा तो क्या हुआ बेटा? वहां से इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, और इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ तो सराउंडिंग अपने आप कूल हो जाती है। इसलिए आपको नदी किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। अगेन ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस सुनी होगी आपने। ट्रांसपीरेशन, भाई क्या होता है ट्रांसपीरेशन?
ये क्या लिख दिया मैम आपने? जो आपके प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है, वहां पे आप देखोगे कि वो भी तो अपनी बॉडी को कूल रखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, वाटर वेपर को रिलीज करते हैं, ठीक है, सराउंडिंग की हीट को कैप्चर करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में पर्सपिरेशन होता है, स्वेटिंग होते है, पर्सपिरेशन होता है, वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में उनको कूल रखने के लिए ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस चलाई जाती है। इसलिए कभी आप जंगल वाले एरिया में भी जाते हो तो वहां पे भी आपको बहुत ठंडक महसूस होती है, ठीक है, बहुत ठंडक महसूस होती है। सो दिस इज हाउ द इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, दिस इज हाउ द इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। बेटा बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, अब तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। भाई ऐसा हमेशा बोला जाता है कि भाई कॉटन के कपड़े खरीदो, कॉटन के कपड़े खरीदो समर्स में, ऐसा क्यों? बेटा कॉटन के जो कपड़े होते हैं, सबसे पहले बात, उनकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है, उनमें छोटे 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 अगर आप देखोगे छेद होते हैं, वो बहुत पोरस होते हैं। पोरस होने की वजह से क्या होता है कि वो अच्छे से आपका क्या करती है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्वेट को अगर उन्होंने एब्जॉर्ब किया तो वो क्या होंगे, हल्के गीले हो जाएंगे, और जैसे ही वो गीले होंगे तो क्या होंगे, सराउंडिंग से हीट खींचना शुरू कर देंगे, यानी कि आपकी बॉडी से हीट खींचना शुरू कर देंगे या नियर बाय सराउंडिंग से हीट खींचना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इवेपोरेशन क्या होगा, तेज होगा, और उसकी वजह से आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो जाएगी। बहुत सिंपल सा फंडा है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से लाइंस देख लेते हैं, ठीक है। वी नो दैट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी। जो सरफेस पे लिक्विड के पार्टिकल है वो एनर्जी गेन कर लेते हैं भैया, कहां से, सराउंडिंग से या फिर आपकी बॉडी से, या फिर आपकी बॉडी से, एंड चेंज इनटू द वेपर, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। ये जो हीट एनर्जी है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्विवेलेंट है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। मीनवाइल अगर ये नायलॉन का टी शर्ट मैंने पहना हो गर्मियों में, आप देखोगे इससे, क्योंकि ये पोर्स नहीं है, इसमें पोरस नहीं है, तो हीट जो है एस्केप नहीं हो पाती, हीट जो एस्केप नहीं हो पाती, आपका बॉडी टेम्परेचर और हाई होने लगता है, ये भीगा ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए कॉटन क्लोथ्स को ही प्रिफर किया जाता है इन द समर सीजन। ओके चलो नेक्स्ट, why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing the ice cold water? ठंडा ठंडा चिल्ड पानी। भाई देखो आप लोग तो अभी बहुत स्मार्ट हो, हम जो जब अपने बचपन में थे हम बहुत इनोसेंट किड थे, हमें ऐसा लगता था कि ग्लास क्या है, टूटा हुआ है, या ग्लास के अंदर छोटे छोटे छेद है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, पानी बाहर को आ जाता है। जब तक कि हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा था, हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया था, तब तक ऐसा ही लगता था, ठीक है, कि पानी आया कहाँ से। बॉटल एकदम, अब बाद में नॉर्मल पानी भर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कोल्ड वाटर भर रहे हैं तो देख रहे हैं कि बाहर सरफेस पे बॉटल की पेरीफेरी पे क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, वाटर के ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो भाई हमारे टाइम पे ऐसे कोई सोर्सेस नहीं होते थे कि हम गूगल कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो जो बुक्स में होता था वो हम पढ़ते थे, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो टीचर की हेल्प ही लेते थे हमेशा। लेकिन यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है कि पानी जो है, द वाटर वेपर, अभी अभी हमने क्या करा था भाई, हीट किया किसको, पानी को। देखना एज एन एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज वाटर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जैसे हीट करोगे ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, वेपर में। है तो पानी ही ना, बट कौन सी स्टेट में है बेटा, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, और ये कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। क्या किया मैंने, हीट दिया तो ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी अभी मैम ने बताया था ना कन्वर्जन, आप टेम्परेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके कोई भी स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे ठंडा ठंडा एकदम बढ़िया ठंडा ठंडा ग्लास, कूल बिल्कुल बर्फ भरी हुई है इसके अंदर, जैसे ही आपने टेम्परेचर लो किया तो इसके सरफेस, ऐसा तो नहीं है भाई आपको वाटर वेपर दिख रहे हैं क्या, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहे, लेकिन ये वाटर वेपर क्या है, ये ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे, ये वाटर वेपर, मैंने बोला ना टेम्परेचर गिरा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर गिरा दिया, यहाँ पे इसके आसपास टेम्परेचर बहुत लो है तो ये वेपर आके इस दीवार, इसके जो आउटर सरफेस है उससे आके चिपक जाएंगे, इसका जो आउटर सरफेस है उससे आके चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद कैसे आपको इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे।
इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। तो ये ग्लास लीक नहीं कर रहा बेटा, जो आसपास में आपके वेपर्स प्रेजेंट हैं वो आके ग्लास से चिपक जाते हैं और कैसा हो जाता है, आसपास में आपको ड्रॉप्स नजर आ जाती हैं। ठीक है, सो ये था आपका पूरा चैप्टर। लास्ट तक मैंने आपको एक एक चीज बता दी है और मैंने कुछ भी एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा नहीं बताया बेटा, कुछ भी एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा नहीं बताया। अगर आप कहोगे कि मैम मुझे और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हम इस चैप्टर पे और डिटेल्ड वीडियो कर लेंगे, बट फिलहाल के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम टाइम आ रहे हैं, आप फुल्ली फोकस्ड होके एनसीईआरटी ही पढ़ो, फुल्ली फोकस होके एनसीईआरटी ही पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आएंगे भले ही घुमा फिरा के आए। इजी चैप्टर है, आप इसको रिवाइज जरूर करना बेटा, एग्जाम से पहले भी रिवाइज करना, इसको छोड़ना मत। जितनी बार रिवीजन होगा आपके लिए उतना अच्छा है, एग्जाम में उतना अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इफ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, एंड हैव अ ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।